ठीक है। ये जो है विड्थ का जो है कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। विड्थ के बारे में तो बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसकी परिभाषा और आज उससे संबंधित बहुत सारे चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। विड्थ की परिभाषा जो होती है वह कहा जाता है कि किसी निश्चित बिंदु से समान चाप की सहायता से खींचा गया एक बंद आरेख को हम विड्थ कहते हैं। जैसे में एक बिंदु है, यहाँ से समान चाप लेकर के और एक इसके परी तक खींचा गया एक गोलाकार आकृति को भी हम वृत्त कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वृत्त। अब वृत्त में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसको समझना जरूरी है, और जो 9वां एवं 10वां वर्ग के साथ साथ +2 तक इसमें कॉन्सेप्ट आते रहता है। अब जैसे में वृत्त हो गया, वृत्त के बाद इसमें सबसे पहला नंबर होता है कि इसको हम कहते क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। इंग्लिश में इसको सेंटर कहते हैं। ठीक, तो केंद्र हो गया। उसके बाद इस पूरे पथ को, जो इसका बाहरी आवरण है, इस पूरे पथ को हम लोग कहते हैं परिधि। ठीक है, ये हमारा परिधि हो गया। परिधि वृत्त के घेरा, घेरा कह सकते हैं, मतलब ये केंद्र के चारों ओर जो खींचा गया क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं परिधि। तो वृत्त के घेरा को हम परिधि कह सकते हैं। परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, केंद्र से। अब यहाँ दूसरा होता है आर। क्या है? आर जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है वृत्त से, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस लिखा जाता है, जिसे आर से सूचित करते हैं। मतलब त्रिज्या को आर से, स्मॉल आर लिख लीजिए, आर से सूचित करते हैं। हाँ, मतलब वृत्त के केंद्र से, यहाँ जो केंद्र है उससे इस परिधि तक की दूरी को, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं। ठीक, इसके बाद होता है व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से होकर दोनों ओर परिधि को छूने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इसलिए व्यास का मतलब होता है कि वृत्त के केंद्र का इस साइड का भाग और इस साइड की त्रिज्या और इस साइड की त्रिज्या, मतलब दोनों त्रिज्याएं को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमारे लिए परिधि व्यास का काम करते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला भी होता है व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, और यदि त्रिज्या ज्ञात अगर इससे करना होता है तो त्रिज्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं व्यास बटा, ये इधर चलाएगा तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या, मतलब इससे संबंधित फार्मूला। इसके अलावा एक होता है इसमें क्षेत्रफल। तो देखिए, जब कोई साइकिल, जो तुम लोगों को सवाल में काम आएगा जो कॉन्सेप्ट, वो समझिए। जैसे मैं अगर कहेगा कि वृत्त के अंदर का भाग, तो ये पूरा भाग इसके लिए क्षेत्रफल हो गया, और इसका बाह्य भाग जो होता है, मतलब ये जो रेखा खींचा हुआ है, यह उसका परिधि होता है। तो जब साइकिल चक्कर लगाने का बात करेगा, साइकिल में चक्कर मतलब 5 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर साइकिल लगाएगा, तो उस समय हम लोगों को ज्ञात करना होता है परिधि। लेकिन
एक कहेगा कि एक घोड़ा को जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वो घोड़ा कितने क्षेत्रफल को चरेगा। तो वहाँ घोड़ा यहाँ पर बांध दिया गया है, तो घोड़ा यहाँ पर से इस प्रकार यहाँ अधिकतम दूरी तय करेगा और इसी से ये घूमेगा, तो उस समय वो क्या तय करेगा, क्षेत्रफल तय करेगा। तो उस समय हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और नहीं तो जब इस पर दौड़ना हो, साइकिल का चक्कर लगाना हो, तो ये सब परिधि तय करता है। ठीक है, तो आप देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है, अब इससे इसकी इस वृत्त की विशेषताएं के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, अब है बात स्पर्श रेखा का। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जो है किसी भी, मतलब स्पर्श रेखा जिसे में ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर को ही छू सकती है। ठीक है, तो इसे एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इस वृत्त के चारों तरफ हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर भी अनंत स्पर्श रेखाएं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, रुक जाओ। अब देखो, स्पर्श रेखा से संबंधित जो है कुछ वृत्त में पॉइंट है जो हम लोगों की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जो है वृत्त के किसी एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर ही उसे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे यहाँ पर एक बिंदु पर, अब यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींच लिए तो यहाँ पर भी एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ये बात अलग है कि वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, अलग अलग बिंदु पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा नंबर को पॉइंट है कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींच सकती है। मतलब एक बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा इसमें खींची जा सकती है। ठीक है, अगला है कि छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे में ये वृत्त का निर्माण किया हम, और छेदक रेखा का मतलब है जो इसको आर पार कर दे। तो यहाँ देखिए, ये छेदक रेखा बना दिए, तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हुआ। तो इसलिए कहा है कि छेदक रेखा जो है वह वृत्त के दो बिंदुओं पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो समांतर स्पर्श रेखाएं का मतलब क्या हुआ कि ये वृत्त है हमारा, तो एक समांतर स्पर्श रेखा इस प्रकार और एक नीचे से खींच दें, तो ये दो समांतर रेखाएं आपस में ही खींची जा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, 5वां पॉइंट है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, अब इसको समझिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे में ये हमारा केंद्र है और ये यहाँ स्पर्श बिंदु है, तो इसको कहा जाएगा स्पर्श बिंदु, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। अगला पॉइंट है कि वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त का व्यास जो है वह वृत्त की सबसे बड़ी, ये हमारा वृत्त है और ये केंद्र है। तो जीवा जो होता है अंतः छोरों को जोड़ता है, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा किससे होकर गुजरती है, तो उसको या तो कहेंगे केंद्र से होकर गुजरती है। अगर
इसी सब क्वेश्चन को दूसरे शब्दों से पूछा जाए तो पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किससे होकर गुजरती है, तो केंद्र से होकर गुजरती है। या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो उसका व्यास होता है। ठीक है, या ये भी लिख लीजिए कि वृत्त का बड़ा जीवा जो होता है, बड़ा जीवा वह केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट हो गया वृत्त से संबंधित है, इसको लिख लीजिए। 9वां 10वां वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आते रहता है। ठीक है, अब इसमें 8वां पॉइंट जो है, शुरू करें। 8वां पॉइंट है कि किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए। मतलब यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और इससे होकर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या पर जो रेखा होगी, ये कहती है कि ये जो होगा वो लंब होगा, मतलब ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो त्रिज्या पर क्या होगी, तो लंब होगी। ठीक है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु है, जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उस पर जो स्पर्श बिंदु बनता है, से स्पर्श बिंदु से, मतलब इस बिंदु से जो त्रिज्या पर जाने वाली रेखा होती है, वह त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इस पर प्रश्न भी रहता है और ये 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी देता है। अगला पॉइंट है कि बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु P है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई है स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो होती है वो बराबर होती है। मतलब ये जो वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक खींची जा रही है PQ और एक खींची जा रही है PR। तो ये PQ जो होगी वह PR के बराबर होगी। ठीक है, तो इससे बराबर होगी, तो वही पूछ देता है कि यहाँ वृत्त से जो बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर खींची गई जो रेखा होगी, वह स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होगी वो क्या होगी, तो वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। और ये एक लंब है, मतलब यहाँ पर एक लंब डाला गया है। इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न होता है, पूछते रहता है। जैसे में अगर PQ अगर ज्ञात करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि PO² + OQ²। ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, वृत्त से संबंधित जो 1-2 प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, वो एगो लिखा हुआ जैसे में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भी पूछ देता है और कभी कभी परिधि भी पूछ देता है। क्या हुआ, तो दिक्कत है ना। तो देखिए इसका उत्तर हमको देना है तो बना ही देते हैं, ऑप्शन बाद में। ऑप्शन क्या दे, तो देखिए कह रहा है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr², यही ना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या जो है वह 2 गुना भर दिया जाए। तो पहले त्रिज्या r था, अब त्रिज्या को 2 गुना करना है, मतलब 2r कर देना है। तो पुनः त्रिज्या निकालना, पुनः इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो फार्मूला तो होगा πr², लेकिन यहाँ त्रिज्या के जगह पर क्या लिखाएगा, 2r। तो पाई गुने 2r का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4 और r²। मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं 4πr²। तो यहाँ पर 1 से गुना था और यहाँ कितना से गुना था, 4 से गुना हो गया। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हो जाएगा क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना। मतलब त्रिज्या को यदि 2 गुना करे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, ये कभी यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना, कभी कभी दिया जाता है 1/3 कर दिया जाए, 2/3 कर दिया जाए। तो जितना कहेगा, जितना गुना त्रिज्या होगा उतना का स्क्वायर कर देना होगा, वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है इसी क्वेश्चन में, ये तो हो गया पहला में। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या
2 गुना होने पर परिधि कितना गुना हो जाएगा, परिधि कितना गुना हो जाएगा। तो परिधि तो पहले निकाला जाए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है ये 2 पाई r। फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई r। अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या को पुनः 2 गुना कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या जो होगा इसका 2 गुना हो जाएगा। तो पहले त्रिज्या r था, अब त्रिज्या 2 गुना हो गया, तो कितना गुना हो गया, 2r हो गया। अब पुनः अगर इसका परिधि निकालते हैं फिर से वृत्त की, तो हो जाएगा 2 पाई r के जगह पर क्या लिखाएगा, 2 पाई और r के जगह पर 2r। तो ये गुना होकर हो जाएगा 4 पाई r। तो पहले हमारे पास था तो 2 पाई r था, अब आ गया 4 पाई। तो क्या गुना बढ़ा, तो 2 गुना बढ़ा। मतलब परिधि की बात होगी तो जितना गुना कहेगा उतना ही गुना बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसका स्क्वायर बढ़ेगा, क्योंकि इस r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इस वृत्त से संबंधित 2 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, जिस पर आधारित प्रश्न पूछता है। कभी कभी इसी को अनुपात में डाल देता है, अनुपात वाला में भी डाल देता है कि कितना अनुपात हो जाएगा, तो उस पर भी प्रश्न होता है, जो चैप्टर में आएगा तो उस समय बता दिया जाएगा। यह है अर्धवृत्त, ये वृत्त का ही आधा भाग होता है, जिसमें सब वृत्त का आधा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक इसको अर्धवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ओ पी, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है। सबसे पहले इसका फार्मूला वगैरह जान लेते हैं। तो अर्धवृत्त में जो है, अर्धवृत्त में 180 डिग्री का कोण होता है। सबसे पहला 180 डिग्री का कोण होता है, मतलब ये वृत्त का आधा है। तो इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसका आधा कर देना, 1/2 पाई r स्क्वायर। इसका परिमाप या परिधि जरूर याद रखना है। इसका अर्धवृत्त का जो परिधि कहिए या परिमाप कहिए, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है पाई + 2 × r, ठीक है। मतलब ये सारा कांस्टेंट टर्म है, या सिर्फ r पर निर्भर करता है। इसमें परिधि में कहेगा कि जितना गुना हो, ठीक उसी प्रकार से होगा कि जय गुना कहेगा परिधि, जय गुना त्रिज्या हुआ उतना ही गुना इसका परिधि भी होते चला जाएगा। और सिर्फ क्षेत्रफल में अगर 4 गुना कर रहा है तो ये उसका मतलब हाफ में स्क्वायर होते चला जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त से संबंधित इतना ही फार्मूला है, और इसका ज़्यादा प्रयोग जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 9वां वर्ग में होता है। अर्धवृत्त से संबंधित भी, अर्धवृत्त क्या है, खोखला प्लास्टिक का ना, वही हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त वही होता है, खोखला अंदर होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अर्धवृत्त का परिमाप एवं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो अर्ध त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना। अर्धवृत्त का परिमाप अभी फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर में, पाई + 2 × r। तो ये होता है पाई + 2 × r का मान है 14। इसको या तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, या इसको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 22/7 + 2 × 14। आप इसको कर लीजिए, इसके नीचे 1, इसका लघुत्तम हो जाएगा 7, ठीक है। और इसका भिन्न का जोड़ अंदर कर लीजिए, तो 22 + 7 × 14 और गुने में 14। इसको आगे हल कीजिए तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 36 बटा में 7 और गुने में 14। ये 2 × 7 = 14, तो 36 × 2 मतलब 72 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है तो हमको सेंटीमीटर में ही देना है, सेंटीमीटर पे स्क्वायर सिर्फ क्षेत्रफल में चलेगा, ठीक है। तो ये परिमाप हो गया।
उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला अभी भी लिखा हुआ है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रख दीजिए 1/2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14, तो इसको 2 बार लिख लीजिए 14 गुने 14, और इसको काट दीजिए 7 दूना 14, और ये 2 से 2 भी काट दीजिए, तो हो गया 22 गुने में 14 इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। देखिए इसको गुना करने के लिए अलग लिख के मैथ में समय बचाना जरूरी होता है। अब चूंकि इधर 14 है इधर 22 है, तो 14 के पहाड़ा तो हम पढ़ सकते हैं ना, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। देखिए 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, और फिर 14 दूना 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। मतलब यह जो अर्धवृत्त है वह 308 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। क्या मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।